हमें एक रोमांचक कहानी में गोता लगाना है ना? एक व्यस्त शहर की सड़क पर, जहां हर समय गाड़ियों के हॉर्न और ट्रैफिक की आवाज गूंजती रहती है, वहां एक सिग्नल के पास हर दिन एक खास नजारा देखने को मिलता था। एएसपी कावेरी जोशी अपनी काली स्कॉर्पियो कार से उतरती और सिग्नल के पास बैठे एक भिखारी को कुछ पैसे देती। उस भिखारी का चेहरा गंदा और कपड़े फटे हुए थे। वो पैसे लेकर सिर झुकाकर धन्यवाद देता। कावेरी उसे देखकर मुस्कुराती, फिर कार में बैठकर अपने पुलिस स्टेशन की ओर चली जाती। कावेरी एक नन्हा और निष्पक्ष पुलिस अधिकारी थीं। 2 साल पहले उनके पति आदित्य मल्होत्रा, जो एक व्यवसायी थे, एक रहस्यमयी दुर्घटना में मर गए थे। उस घटना ने कावेरी को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को काम में डुबोकर छिपा लिया। फिर भी हर दिन उस भिखारी को पैसे देना उन्हें एक अजीब सी राहत देता था। शायद उस भिखारी की उदास आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें उनके अतीत की याद दिलाता था। एक दिन बारिश भरी सुबह कावेरी ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा कहा जिसने कावेरी को चौंका दिया। उसने खुरदरी आवाज में कहा, मैडम, मुझसे शादी कर लो। कावेरी ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, क्या बात है, मजाक कर रहे हो? फिर बोली, जो मुंह में आता है बोल देता है ना? लो, थोड़े और पैसे ले लो, कुछ खा लेना। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने एक पल के लिए कावेरी को घूरा और फिर सिर झुका लिया। उस दिन पुलिस स्टेशन जाते समय भिखारी के शब्द कावेरी के दिमाग में घूमते रहे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आदित्य की याद दिलाता था। क्या मैं बस यूं ही सोच रही हूं? रात को घर जाते समय कावेरी ने सोचा। अगले दिन कावेरी ने फिर भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसने पैसे नहीं लिए। इसके बजाय उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुझे एक मौका दो। कावेरी को गुस्सा आ गया। देख, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। अपनी हद में रहो, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन भिखारी पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैडम, आपको लगता होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं आपके लिए ऐसा कुछ कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। कावेरी ने उसके शब्दों में एक आत्मविश्वास देखा। उन्होंने उसे देखा और कहा, ठीक है, बता, तुम क्या कर सकते हो? तब भिखारी ने कहा, मैडम, इस शहर में एक बड़ा अपराध होने वाला है, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं। कावेरी मन ही मन हंसी। एक भिखारी क्राइम की खबर दे रहा है, लेकिन उनकी पुलिस वाली प्रवृत्ति ने उन्हें रोका। ठीक है, बता, क्या है वो खबर? उन्होंने पूछा। भिखारी ने धीरे से कहा, कल रात सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोग हथियारों के साथ थे। वे एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। उसने लोगों की शक्ल और जगह का ब्यौरा सटीक दिया। कावेरी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अपने जूनियर ऑफिसर को उस जगह की जांच करने को कहा। अगले दिन पुलिस ने उस गोदाम पर छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। कावेरी हैरान रह गईं, एक भिखारी को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? उन्होंने अगले दिन सिग्नल के पास भिखारी से बात करने का फैसला किया। वो वहां बैठा था। तुझे वो जानकारी कैसे मिली? तू वाकई में कौन है? कावेरी ने पूछा। भिखारी ने हंसकर कहा, मैडम, मैं जैसा दिखता हूं वैसा ही हूं, लेकिन इस शहर को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। उसके शब्दों में एक रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। अगले कुछ हफ्तों में भिखारी ने कावेरी को छोटे बड़े अपराधों की जानकारी दी। हर बार उसकी जानकारी सटीक थी। कावेरी अब उसे एक आम भिखारी के रूप में नहीं देख रही थी। उन्हें पता था कि उसके पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वे जानती थीं कि उसे जल्दबाजी में सवाल करना ठीक नहीं। कुछ दिनों में कावेरी और भिखारी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कावेरी ने अब उसे पैसे देना बंद कर दिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें कहता जो आदित्य की याद दिलाती थीं। एक दिन उसने कहा, मैडम, बारिश में कॉफी पीने का एक अलग ही मजा है, तुम ऐसा कहती थी ना? कावेरी चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ आदित्य से कही थी, लेकिन उन्होंने हंसकर कहा, तेरी याददाश्त तो कमाल है, और बात टाल दी। एक रात पुलिस स्टेशन से देर से घर जाते समय कावेरी की कार अचानक रुक गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान थी। तभी भिखारी वहां अचानक प्रकट हुआ। जैसे उसे पहले से पता हो कि कावेरी को मदद चाहिए, उसने कार ठीक करने में मदद की। मैडम, अब इतनी रात को अकेले बाहर मत निकला करो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक चिंता थी। कावेरी ने उसे घर चलने को कहा। पहले उसने मना किया, लेकिन कावेरी के जोर देने पर मान गया। घर पहुंचकर कावेरी ने उसे खाना परोसा। खाना खाते समय उसने कहा, मैडम, इस खाने का स्वाद मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। कावेरी का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगले दिन कावेरी ने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक विशेषज्ञ नील को फोन किया। उन्होंने भिखारी की एक तस्वीर जो उन्होंने चुपके से ली थी नील को दिखाई। नील ने कहा, यह चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन पक्का करने के लिए कुछ टेस्ट चाहिए। कावेरी ने कहा,
उसके कपड़े या डीएनए टेस्ट के लिए कुछ मिल जाए तो मैं दूंगी, लेकिन वे उलझन में थीं। वे नहीं चाहती थीं कि भिखारी को उन पर शक हो। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन कावेरी ने भिखारी को घर बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती हूं, तुम मेरे साथ यहां रह सकते हो। पहले उसने मना किया, लेकिन कावेरी के जोर देने पर मान गया। उसने अपना नाम शंकर बताया। कावेरी ने उसे घर के पीछे एक छोटा कमरा दिया। शंकर पहले तो बिल्कुल नहीं माना, लेकिन कावेरी के जोर देने पर रहने लगा। अब शंकर कावेरी के घर में रहता था, लेकिन दिन भर बाहर जाता, सिग्नल के पास भीख मांगता और शाम को लौट आता। कावेरी उससे पूछती, शंकर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं, फिर तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? शंकर हंसकर कहता, मैडम वो सिग्नल मेरी दुनिया है। एक दिन पुलिस स्टेशन से कावेरी को एक आपातकालीन कॉल आया। सूरज गुप्ता नाम के एक बड़े व्यवसायी के गोदाम में आग लग गई थी। वह गोदाम वही था जहां कुछ हफ्ते पहले शंकर की जानकारी के आधार पर छापा मारा गया था। कावेरी तुरंत वहां गई। आग भयानक थी, गोदाम का आधा हिस्सा जल चुका था। लेकिन वहां कुछ कागजों के बीच एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में जो शख्स था वो आदित्य जैसा लग रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, आदित्य 2018 गुप्ता एंटरप्राइजेज। कावेरी का दिल तेजी से धड़का। उन्होंने तस्वीर बैग में रखी और स्टेशन चली गईं। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। क्या ये वाकई आदित्य है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आदित्य तो कार दुर्घटना में मर गया था ना? पुलिस ने तो उसकी बॉडी की पहचान की थी। ये तस्वीर यहां कैसे आई? सूरज गुप्ता का इससे क्या कनेक्शन है? वे सोचती रहीं। अगले दिन कावेरी ने शंकर से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल के पास नहीं था। उन्होंने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शंकर कहां गया? क्या उसे कुछ हो गया या उसने कुछ देखकर छिप गया? कावेरी टेंशन में थी। शाम को घर पहुंची तो शंकर घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और कपड़े गंदे थे। शंकर तुम कहां थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कावेरी ने पूछा। मैडम बस एक छोटा सा काम था। टेंशन मत लो, उसने कहा। कावेरी तस्वीर के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन रुक गई। इसके बजाय उन्होंने पूछा, तुम सूरज गुप्ता को जानते हो? शंकर ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा और कहा, मैडम इस शहर में कौन किसे जानता है? वो तो बड़ा आदमी है ना। उसके शब्दों में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। अगले कुछ दिनों में कावेरी ने सूरज गुप्ता के गोदाम में लगी आग की जांच शुरू की। पता चला कि वो आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। सबूत एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे। कावेरी ने अपने गुप्त इंस्पेक्टर रमेश को शंकर पर नजर रखने को कहा। रमेश ने बताया, शंकर हर रात सड़क के पास एक पुराने टूटे हुए घर में जाता है। वहां कुछ लोगों से मिलता है। कावेरी उस घर में गई। वहां गुप्ता एंटरप्राइजेज के कुछ गैर कानूनी लेन देन के दस्तावेज मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज एक पुराना पत्र था। उसमें लिखा था, आदित्य तुम्हें सच छिपाना होगा, गुप्ता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कावेरी का दिमाग सुन्न हो गया। क्या आदित्य वाकई जिंदा है या ये किसी और जाल का हिस्सा है? कावेरी ने सूरज गुप्ता से सीधे बात करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले शंकर से सच जानना चाहती थी। उस रात उन्होंने शंकर को घर बुलाया और आदित्य की तस्वीर दिखाकर सख्ती से पूछा, ये कौन है? शंकर, तुम वाकई में कौन हो? शंकर ने तस्वीर देखी और कहा, मैडम कुछ सवालों का जवाब सिर्फ वक्त देता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कावेरी को गुस्सा आ गया। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी, उन्होंने कहा। शंकर हंसा और बोला, मैडम मुझे गिरफ्तार कर लोगी तो जो सच तुम ढूंढ रही हो वो कभी नहीं मिलेगा। उसी रात शंकर ने एक और अहम जानकारी दी। सूरज गुप्ता के ऑफिस में एक गुप्त बेसमेंट है जहां गैर कानूनी दस्तावेज रखे हैं। कावेरी ने अपनी टीम तैयार की और वहां छापा मारा। बेसमेंट से ढेर सारे सबूत मिले। छापे के बाद सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कावेरी का दिमाग अब भी उलझन में था। उन्होंने शंकर के डीएनए टेस्ट के लिए नील को कुछ सैंपल दिए। रिजल्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे। एक दिन कावेरी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक गंभीर आवाज ने कहा, एएसपी मैडम तुम बहुत चतुर हो, लेकिन सच के करीब जाओगी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। शंकर को छोड़ दो। कॉल कट गया। कावेरी को अब यकीन हो गया था कि शंकर कोई आम भिखारी नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि अब पीछे नहीं हटना है। बाद में पता चला कि शंकर वाकई आदित्य ही था। 2 साल पहले की वो दुर्घटना एक जाल थी। शंकर यानी आदित्य अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए सड़क पर भिखारी के वेश में रहा। सूरज गुप्ता तो बस एक मोहरा था, असली अपराधी कोई और था। उस शख्स ने आदित्य का कारोबार और जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब वो कावेरी को निशाना बना रहा था। एक दिन शंकर घर से चला गया, सिर्फ एक नोट छोड़कर, मैडम मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं।
लौट कर आऊंगा। कावेरी ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना, शंकर का पीछा करके सच जानना होगा। उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर रमेश को बुलाया और शंकर का पीछा करने की योजना बनाई। रमेश ने बताया, शंकर को आखिरी बार शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में देखा गया था। वो फैक्ट्री वही थी जहां कुछ दिन पहले छापा मारा गया था। कावेरी ने अपनी टीम तैयार की, लेकिन अकेले जाने का फैसला किया। शंकर से सीधे बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर चेक की, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार से फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। रात का अंधेरा और सन्नाटा फैक्ट्री को और डरावना बना रहा था। कावेरी को नहीं पता था कि वो रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से वे अंदर घुसी। वहां जो नजारा देखा उसने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। शंकर एक पुरानी मेज के सामने खड़ा था। उसके सामने सूरज गुप्ता का भाई प्रदीप गुप्ता। पुलिस ने प्रदीप को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वो हमेशा सूरज की छाया में रहता था। लेकिन अब वो शंकर पर गुस्से से चिल्ला रहा था। कावेरी छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। तूने मेरे भाई को जेल भिजवाया, मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। तू है कौन? तुझे ये सब कैसे पता? प्रदीप ने पूछा। शंकर ने शांति से कहा, तेरे खेल को खत्म करने के लिए मैं आदित्य मल्होत्रा लौट आया हूं। कावेरी का दिल एक पल के लिए रुक गया। आदित्य मल्होत्रा, उनका पति। कावेरी ने अपने दिमाग को काबू में किया और रिवॉल्वर निकालकर चिल्लाई, प्रदीप, हाथ ऊपर कर। शंकर से बोली, अब सच बोल। शंकर यानी आदित्य ने कहा, कावेरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन सच जानना जरूरी था। उसी पल प्रदीप ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन कावेरी ने तुरंत गोली चला दी। गोली प्रदीप के हाथ में लगी और बंदूक नीचे गिर गई। कावेरी ने अपनी टीम को बुलाया और उन्होंने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। अब फैक्ट्री में सिर्फ कावेरी और आदित्य थे। कावेरी ने आदित्य को देखा, आंखों में आंसू लिए पूछा, तू जिंदा था, फिर मुझसे क्यों नहीं बताया? आदित्य ने कहा, कावेरी, मैंने तुम पर शक किया। मुझे लगा कि मेरी मौत के जाल में तुम्हारा भी हाथ है। उसने सब कुछ समझाया। प्रदीप गुप्ता ने उसका कारोबार हथियाने के लिए वो दुर्घटना रची थी। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आदित्य को गले लगाया और कहा, तूने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। आदित्य ने उन्हें गले लगाकर कहा, कावेरी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने जाहिर की। कावेरी के साथ उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। वो सड़क जो कभी उनके दर्द और राजों की गवाह थी, अब उनके प्यार का प्रतीक बन गई। तुम्हें ये कहानी पसंद आई? अगर हां, तो एक लाइक दे दो और हम ऐसी और कहानियां लाएंगे, ठीक है?